जी, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद मोहसिन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एमओआई ऑफर कर रही हैं। ये बिल्कुल फाइनल कॉल है जनवरी इनटेक के लिए और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन क्लोज हो चुके हुए हैं। बस कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी तक ओपन है। फर्दर ये कि सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपने वीजे फाइल करते वक्त आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, आपने बैंक स्टेटमेंट किस तरह से कैलकुलेट करनी है, इसके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है IHS फीस जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे आपने कैलकुलेट करनी है और कितनी हेल्थ इंश्योरेंस होती है और जो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ते हैं वो क्यों आपको पड़ते हैं और क्या वजूहात है जिसकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है या आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आती है। लास्टली हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि 2024 के बाद 2025 में कौन कौन से चेंजेस यूके वीआई लेकर आ रहा है जो कि आपको भी अफेक्ट कर सकती है। तो इन तमाम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहे, स्टे विद अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको इस बात का अंदाजा है कि जनवरी इनटेक इज नियर टू क्लोज और बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज अभी ओपन है और वो कोर्सेज ऑफर भी कर रही हैं। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कि ये कहते हैं कि सर हमें कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बताएं जो एमओआई के ऊपर कोर्स हमें ऑफर कर रही हो। तो जनवरी इनटेक में कौन सी यूनिवर्सिटीज अभी भी स्टिल ओपन है जनवरी इनटेक के लिए, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का जो इनिशियल डिपॉजिट है वो 8,000 का है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर है। अच्छा जी, अल्स्टर में तकरीबन इनिशियल डिपॉजिट 6,500 का है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड है, इसमें आपको अपनी यूनिवर्सिटी की 50% फीस पे करना पड़ेगी। ये भी एमओआई ऑफर कर रही है। फर्दर जो है वो बीपीपी यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा लीड्स ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा हेरेड वार्ड यूनिवर्सिटी है, अच्छा यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन है। ये तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि अभी भी ओपन है और आपको एमओआई ऑफर कर रही है। फर्दर यूनिवर्सिटीज जो IELTS PT या लैंग्वेज सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड कर रही है वो भी अभी ओपन है। कोई भी आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, आपकी क्या एलिजिबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको कंप्लीट आपकी एवेलुएशन के बाद आपको एक आपके अकॉर्डिंगली, आपके बजट के अकॉर्डिंगली हम आपको एक यूनिवर्सिटी प्रपोज करेंगे और उसमें हम आपको ऑफर लेटर लेके देंगे। अच्छा, सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है वीजे के हवाले से। बिकॉज जनवरी इनटेक में अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऑफर लेटर आ चुके हुए हैं और अब वो अपनी बैंक स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हम लोग वीजा फाइल भी कर रहे हैं, बल्कि फ्यू वीक बाद हम इंशाल्लाह वीजा वाला प्रोसेस स्टार्ट कर। तो उसमें कई स्टूडेंट्स ऐसे जो अपनी कई क्यूरीज लेके आते हैं कि सर बैंक स्टेटमेंट कितनी होगी, सर अब हमें फर्दर कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस कितनी होगी। तो इन तमाम की तमाम क्यूरीज को रिजॉल्व करने के लिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जब आपको यूनिवर्सिटीज की तरफ से ऑफर मिल जाती है तो जो ऑफर लेटर होता है ये एक कंडीशनल ऑफर होता है, ये अनकंडीशनल होता है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो अनकंडीशनल ऑफर लेटर है वो आपको रिक्वायर्ड होता है। आपने अपनी तमाम कंडीशंस रिमूव करनी होती है। उसमें मे बी आपको इंटरव्यू की कोई जो कंडीशन लग जाए या आपको कोई जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की कोई आपको कोई कंडीशन लग जाए। तो जब आप तमाम की तमाम कंडीशन रिमूव कर देते हैं तो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाता है। अनकंडीशनल ऑफर लेटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है आपका यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट, कि आपने अपने यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट कितना पे किया है। ठीक है, एक होता है यूनिवर्सिटी का फिक्स इनिशियल डिपॉजिट। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फीस 14,000 पाउंड है तो आपने 7,000 पाउंड जो है इनिशियल डिपॉजिट पे करना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फीस आफ्टर स्कॉलरशिप तकरीबन 12,700 होगी, जैसे जो यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर है उसकी फीस आफ्टर स्कॉलरशिप तकरीबन 12,700 पाउंड बन जाती है, उसका आपने 50% पे करना है तो आपका तकरीबन 6,000 आपने उसका इनिशियल डिपॉजिट पे करना होता है। अब आपने अपनी यूनिवर्सिटी का जो इनिशियल डिपॉजिट है वो भी आपने पे कर दिया, तो अब आपकी तमाम कंडीशन मीट हो गई है। अब आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल गया। अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिलने के बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैश शील्ड ओपन होती है। दैट इज द कैश शील्ड, नॉट प्रॉपर कैश लेटर। ठीक है, कैश शील्ड में आपने जो चीजें शो करनी होती है वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है और फर्दर जो है आपका जो टीबी टेस्ट होता है कि आपने अपना टीबी टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए और आपकी बैंक स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके लिए कुछ अपडेट्स भी होगी। बैंक स्टेटमेंट जो है वो अब यूके ने बैंक स्टेटमेंट जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं और ये जो बैंक स्टेटमेंट है वो 2 जनवरी 2025 से ये चीज इंप्लीमेंट हो रही है और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो बढ़ जाए। हम लोग पहले इस चीज को देखते हैं कि बैंक स्टेटमेंट हमने कैलकुलेट कैसे करनी है। बैंक स्टेटमेंट के दो पार्ट्स होते हैं। एक आपकी यूनिवर्सिटी की जो फीस आपने पे कर दी है, उसके बाद जो आपकी यूनिवर्सिटी की रिमेनिंग फीस बची है, प्लस जो लिविंग एक्सपेंस आपको यूके में आने हैं। जो आपकी जो लिविंग कॉस्ट है इनसाइड द लंदन वो आपकी ज्यादा होती है और आउटर लंदन आपकी लिविंग कॉस्ट कम होती है। जो आउटर लंदन जो आपकी लिविंग कॉस्ट है जो न्यू अपडेट्स के अकॉर्डिंगली यानी कि जनवरी में जो आपको बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड होगी वो है आपकी 10,224 पाउंड। ठीक है, ये है जी आउटर लंदन में। और अगर आप इन साइड लंदन किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी 13,340 पाउंड। अब ये वो अमाउंट है जो आपकी लिविंग कॉस्ट है। आपने लिविंग कॉस्ट प्लस आपकी जो रिमेनिंग फीस है इसको आपने प्लस करना है और जो आपका आंसर आएगा ये आपकी होगी बैंक स्टेटमेंट।
ठीक है। अभी फिलहाल जो बैंक स्टेटमेंट चल रही है वो आपकी जो आउटर लंदन है वो तकरीबन 9,207 पाउंड है और जो इनसाइड लंदन है वो तकरीबन 12,006 पाउंड है। बट हम ये सजेस्ट करते हैं फॉर सेफ साइड कि आप न्यू रूल्स के अकॉर्डिंगली अपनी बैंक स्टेटमेंट रखवाएं। जो ओल्ड आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो आप ना रखवाएं, क्योंकि आप जनवरी इनटेक के लिए जा रहे हैं, तो अगर कोई पॉलिसी शिफ्ट होती है तो मे भी कोई इफेक्ट हो सके। बट ये अभी मैं इसको एज ए सेफ साइड कहूंगा। अभी आप अगर अपनी जो लास्ट जो अपडेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने बैंक स्टेटमेंट रखवाते हैं तो वो भी ठीक है। बट फॉर सेफ साउंड अगर आप जो इंक्रीज आपकी लिविंग कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंगली लिखवाएंगे तो वो आपके लिए वीजे के इम्पैक्ट आपको उसमें अच्छा पड़ेगा। और वो क्या है, अगेन रिपीट कर देता हूँ, जो आउटर लंदन है वो 10,224 पाउंड है और इनसाइड लंदन वो तकरीबन 3,347 पाउंड है। अच्छा, ये होगी लिविंग कॉस्ट प्लस जो आपकी रिमेनिंग फीस रहती है उसको आपने प्लस कर लेना है, लिविंग कॉस्ट और रिमेनिंग फीस को, और जो आंसर आया वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। अब ये होगी पाउंड्स के अंदर। अब आपने पाकिस्तानी रुपीस में कितने पैसे रखवाने हैं, तो जो आपका करंट पाउंड रेट चल रहा है उसमें आपने 20 पाउंड या 25 पाउंड आपने एक्स्ट्रा ऐड करके आपने उसको मल्टीप्लाई कर लेना है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट बनी है, तो वो आपका पाकिस्तानी रुपीस में उसका आंसर आ जाएगा, उतनी आपने बैंक स्टेटमेंट रखवानी होगी। तो ये डिपेंड करता है, ये अबाउट तकरीबन 65 लाख टू तकरीबन 75 लाख बन जाती है। ये आपने अपने अकाउंट में रखवानी। जो आपने 25 या 20 ऐड किए हैं वो क्यों ऐड किए, क्योंकि पाउंड की फ्लक्चुएशन रेट की वजह से आपने अपने जो करंट पाउंड रेट चल रहा है उसमें आपने ये फ्लक्चुएशन रेट जो है वो ऐड करना है, ताकि आपके पास जो डिजायर आपकी स्टेटमेंट है वो आपकी अमाउंट उसमें मेंटेन रहे। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि बैंक स्टेटमेंट कितनी ओल्ड होनी चाहिए, कितने दिनों तक आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो 28 डेज तक आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। 28 डेज की मैच्योर स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। बट समटाइम ऐसा होता है कि बात ऐसे होता है जिनकी 3-3 महीने से स्टेटमेंट्स चल रही होती हैं, तो आपको फ्रेशली आपने अपने बैंक से आपने वो स्टेटमेंट निकालनी है और वो फ्रेश स्टेटमेंट जो है 28 डेज की वो हमने कैश के लिए उसमें हमने अटैच करनी होती है। तो 28 डेज की फ्रेश स्टेटमेंट फॉर कैश हमें जो है वो रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी जो है टीबी टेस्ट में यूके के कुछ स्पेसिफिक सेंटर है, वहां से आपने टीबी टेस्ट करवाना है। तो अराउंड अबाउट उसकी फीस है तकरीबन जो है 15,000 रुपए पाकिस्तानी। तो ये आपने टीबी टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपने वो पे करना होता है। आपका जो टीबी टेस्ट होगा, आपका टीबी टेस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी हमने कैश में जो है वो अटैच करना होता है। जब आपका कैश शीट हम फिल कर लेते हैं, देन हम कैश अप्लाई करते हैं और देन फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाता है, कैश मिल जाता है। फिर उस कैश की बेस के ऊपर हम आपका वीजा फाइल करते हैं। अब वीजा फाइल करने के लिए कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको रिमाइंड करना है और अपने पास आपने उसको रखना है। बैंक स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपने ऑलरेडी आपके पास मैच्योर बैंक स्टेटमेंट चल रही है, आपके पास वो है, तो वो इसमें फर्दर जो चीज है वो आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है, वो भी आपको रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद आपके पास जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप कि आपको कौन सा बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, आइदर कि आपके फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपके भाई स्पॉन्सर कर रहे हैं, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो डिक्लेरेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप आपने अटैच करना होता है, वो रिक्वायर्ड होता है हमें। फर्दर ये कि अगर आपकी अपनी स्टेटमेंट है तो फिर आपको डिक्लेरेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा। ये यूजली चीजें कैश के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, बट समटाइम वीजे के लिए भी रिक्वायर्ड हो जाती हैं। हम उसको जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है उसमें हम उसमें अटैच कर देते हैं। इसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, एफआरसी जिसको बोलते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। आपने अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने अपने कंप्लीट कर लेने हैं। जैसे आपको ऑफर लेटर मिल जाए आप ट्राई करें कि ये अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लें ताकि नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो हमारा इजी हो जाए। अब हम आते हैं, जब हम वीजा फाइल करते हैं तो वीजा फाइल करते वक्त दो चीजें जो है वो आपको पे करनी होती है। एक आपको एम्बेसी फीस पे करनी पड़ती है जो कि 490 पाउंड है, जो स्टैंडर्ड अमाउंट है इसकी, और उसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है जिसको हम IHS फीस भी बोलते हैं। ठीक है, जो IHS फीस है वो 776 पाउंड है पर ईयर। बट जब आप वीजा फाइल कर रहे होते हैं तो 776 से कुछ अमाउंट बढ़ जाती है। तो वो क्यों बढ़ती है, उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये होती है कि वो आपकी 1 साल प्लस 4 महीने एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है। 1 साल आपके कोर्स वर्क का हो गया। मैं बात कर रहा हूँ अगर आप जब मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, 1 ईयर मास्टर्स के लिए। ठीक है, अच्छा, अब आपकी जो IHS फीस है अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो 1 साल के अकॉर्डिंगली होगी, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो वो 3 साल के अकॉर्डिंगली होगी, और अगर आप फाउंडेशन के लिए अप्लाई करें तो वो 4 साल के अकॉर्डिंगली होगी। अभी किस सिनेरियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम के हवाले से। तो 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम पे आपको 1 साल प्लस 6 महीने की एक्स्ट्रा IHS फीस आपको पे करना पड़ेगी। अच्छा, 776 पाउंड प्लस 6 मंथ एक्स्ट्रा कर ले तो वो तकरीबन आपकी जो IHS फीस बनती है वो तकरीबन राउंड अबाउट 11,000 पाउंड, तकरीबन 11,500 पाउंड बनती है। अच्छा, अब ये आपकी IHS फीस भी कंप्लीट होगी, आपकी एम्बेसी फीस भी कंप्लीट होगी। अब ये दोनों फीस जो है वो आपको किसी कार्ड के जरिए पे करना होगी। आप उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, मतलब जैसे आप बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, आपको किसी न किसी कार्ड के जरिए पे करना पड़ेगा। अब ये कार्ड के जरिए पे करते हैं तो अगर तो आप फाइलर हैं तो आपको जो टैक्स कटेगा वो आपको 10% आपका टैक्स जो है वो कटेगा टोटल अमाउंट में से, और अगर आप नॉन फाइलर है तो आपका 16% टैक्स जो है वो कटेगा। ठीक है, यानी कि जो अमाउंट आपकी IHS फीस की और आपकी एम्बेसी फीस है उसमें से आपकी कुछ अमाउंट ऐड होगी, 10% आपका टैक्स ऐड होगा दोनों अमाउंट में, तो आपकी फीस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। वो जब आप अप्लाई करते हैं तो वो आपके पास तमाम के तमाम वोचर्स जनरेट
जनरेट हो जाते हैं, तो वो उससे आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तमाम के तमाम जो आपके ट्रांजेक्शन है वो कार्ड के जरिए। अगर आपका कोई कार्ड इंटरनेशनल कार्ड है, फॉर एग्जांपल आपका ऑस्ट्रेलिया का कोई कार्ड है या आपका दुबई का कोई कार्ड है, तो उसमें आपको ये टैक्सेशन जो है वो आपका बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपने पैसे बचा सकते हैं। अच्छा जी, अब आपको वीजे के लिए क्या है कि आपने वीजा अप्लाई कर दिया। वीजा अप्लाई करने के बाद देन आपको फिर जब बायोमेट्रिक के लिए कॉल आएगी, आपको ईमेल आएगी, आप अपना जब बायोमेट्रिक करवाएंगे, बायोमेट्रिक करवाने के बाद आपको जो VSF है वहां से अपनी बायोमेट्रिक होने के बाद अब आप वेट करेंगे डिसीजन के लिए। यूजली जो उनका प्रोसेस होता है वो 3 वीक्स का होता है। अगर आप जेपरिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1 वीक के अंदर अंदर आपको उसका रिस्पॉन्स आ जाता है। बट अगर आप जेपरिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 490 पाउंड के साथ साथ आपको 500 पाउंड एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है फॉर जेपरिटी सर्विसेज के लिए, जो कि 1 वीक के अंदर उसका रिस्पॉन्स आ जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियो के अंदर एक ईमेल आते हैं, उसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं। उसमें क्या होता है कि वो आपका इंटरव्यू की एक्चुअली वो कॉल करते हैं कि आपका इंटरव्यू होगा। तो एम्बेसी इंटरव्यू क्यों होता है, उसकी क्या रीजन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड की जो ईमेल आती है उसकी बहुत सारी रीजन है, बट एक रीजन उसकी ये भी है कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट उसमें मिसिंग होते हैं। जब आप वीजा फाइल करते हैं उसमें जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की का एक लिंक होता है, उसमें आपने कुछ अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मेंशन करने होते हैं। फॉर एग्जांपल जो सबसे ज्यादा जो ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है जो कि इस्लामाबाद का रहने वाला है, बट वो अपनी बैंक स्टेटमेंट रखवा रहा है फैसलाबाद की। उसका होम एड्रेस, उसका जो मेलिंग एड्रेस है वो इस्लामाबाद का है, बट उसका जो बैंक स्टेटमेंट है वो उसकी फैसलाबाद की है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चीजें जो है वो फिशी हो जाती हैं। तो इस कंडीशन के अंदर वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करते हैं या आपसे जो इंटरव्यू कॉल करते हैं कि इसकी क्या रीजन है आपके अकॉर्डिंगली। सिमिलरली सेम टाइम ऐसा होता है कि आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट होती है, बट आपने उसमें किसी किस्म का भी ड्यूरिंग कैश भी और आफ्टर कैश भी आपने अपने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया होता जो कि आपकी सैलरी स्लिप्स हो, आपने अपने जॉब को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं किया होता। तो इन सूरत हाल में भी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ सकती है। तो बेस्ट ये है कि अगर आपकी अपनी स्टेटमेंट है तो आप अपनी सैलरी स्लिप्स अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में लगा दें ताकि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल ना आए, या फिर आप अपना प्रॉपर जो आपका सोर्स ऑफ फंड है आप उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें अपने जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ताकि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल से आप बच सके। सिमिलरली जो स्टूडेंट्स MOI के लिए की बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो सम टाइम चूंकि वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो सम टाइम इस तरह के स्टूडेंट्स को भी फेस करना पड़ सकता है कि आपको एम्बेसी इंटरव्यू की कॉल आए। बट अगर आपकी CGPA अच्छी है, आपको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, आपने IELTS दिया हुआ है, तो 99% आपको वीजा आपको किसी किस्म की इंटरव्यू कॉल नहीं आती। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको वीजा फाइल करने के लिए जरूरी है। फर्दर ये कि आपने वीजा फाइल कर दिया, आपको वीजा मिल गया, अब आप कितनी देर पहले जा सकते हैं। यूके में आप अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ पहले आप जा सकते हैं। अब अगर 1 महीने से ज्यादा आप पहले नहीं जा सकते, फॉर एग्जाम्पल 45 डेज पहले आप नहीं जा सकते, तकरीबन 30 डेज तक आप जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप वहां पे लैंड करते हैं तो उसके बाद आपने अपना BRP के लिए आपने वो रिसीव करना होता है। ये दैट इज द बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट। तो बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट जो है वो अब चेंज हो रहा है अबाउट तकरीबन 31 दिसंबर 2024 के बाद। BRP कार्ड आपको नहीं मिलेगा, आप वीजे के लिए अप्लाई करेंगे, आप जो है वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वहां पे आप अपना BRP कार्ड की जगह पे वीजा अप्लाई करेंगे, और वीजा की बेस के ऊपर आपका तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन जो BRP कार्ड के ऊपर लिखी होती है वो तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन आपकी वीजा के ऊपर लिखी होगी, और ये तमाम चीजें जो है यूके जो डिजिटलाइज कर रहा है, और अब आपको डॉक्यूमेंट्स हाथ में फिरने के लेके जरूरत नहीं है। वो जस्ट आप उसके लिए उनको बताएंगे और वो आपका उनके जो डाटाबेस है उसमें आपकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन होगी। तो ये थी तमाम अपडेट्स अब तक के लिए। मैं इसको समराइज करता हूँ आपके लिए। अभी ऑप्शन है MOI बेस के ऊपर अप्लाई करने के लिए। अगर आपने वीजा फाइल करना है तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। लास्टली ये कि आपको जो अपडेट्स हैं, 2 अपडेट्स हैं। एक तो ये कि 31 दिसंबर 2024 के बाद आप BRP कार्ड आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपको जो वीजा मिलेगा, और उसके लिए आप ऑनलाइन जो डेटाबेस है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं और वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आपकी जनवरी में आपकी बैंक स्टेटमेंट भर रही है, और हमारी सजेशन ये है कि आप न्यू अपडेट के अकॉर्डिंगली अपनी बैंक स्टेटमेंट रखवाएं, ताकि आपको किसी किस्म की भी आगे वीजे के लिए किसी किस्म की भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज।